हेलो। 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 अब हैं? ओके ठीक है। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, बिकॉज आई कांट रियली सी एनी वन हेयर, आई थिंक जब। ओके। ओके जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके जी। राइट। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार। थोड़ी सी गलती हो गई। हालांकि ये लिंक भेजा गया था मेरे पेज पर, और शुरुआत वहीं से हो गई सारी। क्या कहते हैं, 2 मिनट का जो भी मुझे भाषण जैसा लग रहा होगा शायद सुनने में, वहीं से शुरू हो गया। तो एक सेकेंड। ये पहली बार है और मैं इस तरह बैठा हूँ कि लाइव का मतलब है कि मैं आपके साथ, आपके सामने, आपके घर में बैठा हूँ। सो आई लाइक टू बिहेव एज इफ़ आई एम एक्चुअली सिटिंग इन पर्सन विद यू। तो मैं उसी तरह से बात करूँगा जैसा घर में बैठ कर के बात कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग मेरे अपने फेसबुक पेज पे चले, पेज तो क्या मतलब, जो मेरा अकाउंट है वहाँ चले गए। तो वो ट्रैफिक इधर शायद डाइवर्ट होना होगा अब, या उन्हें आई थिंक भारतीय चित्र साधना का लिंक तो भेजा गया था। एनीवे, बात हो रही थी थोड़ा बहुत करियर की और थोड़ा बहुत जीवन की। तो ये है कि एक सेकेंड, मोबाइल। हाँ, तो आई बिलोंग टू उदयपुर, झीलों की नगरी राजस्थान, उदयपुर। और वहीं बड़े हुए, जैसा कि कुछ समय पहले शायद मैंने अपने पेज पे बता दिया था। मेवाड़ भूमि पे बड़े हुए, वहाँ के वीरों की गाथाओं को सुनते हुए, देशभक्ति की कथाएं सुनते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए फिर कुछ समय के लिए मुंबई आए। तो फर्स्ट टू फिफ्थ वहाँ थे, वहाँ से हमें वापस राजस्थान भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल मेयो कॉलेज, वहाँ पढ़े। उसके बाद बॉम्बे गए, वापस आ गए कॉलेज के लिए। और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई हैड अ प्रिंसिपल बाय द नेम ऑफ फादर एम एल डी क्रूज, who was very kind to let me continue doing theatre, because पढ़ाई में ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हमने चुने थे उनमें रुचि तो थी, पर समय नहीं मिलता था, क्योंकि थिएटर का पैशन बहुत ज़्यादा था, एक्टिंग का पैशन, लिखने का और इनैक्ट करने का। तो वो समझते थे इस बात को, तो उन्होंने खूब साथ दिया, जिसकी वजह से जम के 3 साल के अंदर 9 साल का काम कर पाए होंगे। ऑल थैंक्स टू हिम। उसके बाद फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड चले गए। तो कुछ बरस इंग्लैंड में बिताए, वहाँ और सीखा किया। और मुझे उस टाइम कहा भी था लोगों ने कि यार काम तुम्हें यहाँ करना है, जा वहाँ रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ ट्राई किया था। बट उस टाइम FTII की जो एक्टिंग फैकल्टी है उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। इट वॉज नॉट देयर फॉर अ वाइल। So I had no choice but to apply abroad. I wanted to go there, go to Pune, but then I wasn't left with the choice. So I started applying. तो 3-4 जगह एडमिशन मिला, और उसमें से फिर हमने सोचा कि बिकॉज इंडिया एंड इंग्लैंड हैव अ हिस्टोरिकल पास्ट एंड रिलेशनशिप, वहाँ जाया जाए। एंड लंदन इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एंड रेसेस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो वहाँ जाके सीखा जाए। फिर वहाँ से लौटे, और वही कहानी जो हर एक एक्टर की होती है, बैग हाथ में, फोटोग्राफ्स बैग के अंदर, और थोड़े टाइम बाद एक छोटी सी शो रील भी। और जब हमने शुरू किया था तो ये ऐसा कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स, टैलेंट एजेंसीज, टैलेंट मैनेजमेंट, कास्टिंग एजेंसीज, ये सब था नहीं इतना। कुछ लोग थे जो अपने समय से आगे सोच रहे थे, वो अहेड ऑफ देयर टाइम, and but very few. And of course coordination was there between actors and directors, actors and producers, and people were taking care of that department, but not in the way it is happening today. So there it was, kind of, you go approach the director or the producer's office again and again. Just a second, just a second. हाँ जी। So you just approach, you approach these people again and again. वो आपकी जीवन की, जो जिसको कहते हैं जद्दोजहद, and what do you call that, there's a perseverance. तो perseverance एक सेकेंड नेचर सी बन गई। और जो है, फिर एक के बाद एक
मिलते रहना, फॉलो अप करते रहना, एंड देन यू एंड अप doing some modeling work, then you end up doing some short films, 1 hour films on television, and then you get your first film. In fact, first film तो काफ़ी जल्दी मिल भी गई थी, और मिल के मुझे लगा ये तो बहुत जल्दी मिल गई, कुछ रुकावट नहीं आई, मतलब साल भर के 6 महीने के अंदर काम हो गया, भिड़ते ही साल भर के अंदर। मैंने कहा ये तो ठीक है, बट इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। मैंने कहा इतना जल्दी नहीं हो सकता, राहुल सिंह धक्के नहीं खाए तुमने तो। और ये मेरा विचार ठीक निकला, बिकॉज कुछ टाइम बाद कोई ना कोई कारण से प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के बीच में अनबन सी हुई, एंड आधी बनने के बाद वो फिल्म बंद हो गई। तो मुझे लगा कि हाँ, अभी आई एम ऑन रियल ग्राउंड, अभी एक तरह से एक नई शुरुआत, बैक टू स्क्वायर वन जिसको बोलते हैं। So sorry, I'm keeping on getting distracted a little bit because थोड़े बहुत ये messages भी आ रहे हैं, and as I said, I just want to make it feel as if I'm sitting in your drawing room. तो इसको नमस्कार भाई, नमस्कार सबको एक ही साथ नमस्कार। अभी मैं इंडिविजुअली जवाब देते रहूँगा तो टाइम निकल जाएगा। सबको एक ही साथ नमस्कार। घर में जो बड़े हैं उनको प्रणाम, घर में जो छोटे हैं उनको प्यार, और आप सबको शुभकामनाएं। वेल, तो जो विषय था वास्तविक पात्रों और क्या कहते हैं किरदारों, पात्रों का चित्रण, उनका प्रदर्शन सिनेमा के पर्दे पर। तो हाँ, हमारे मित्र हैं एक भारतीय चित्र साधना में, आकाश जी, उन्होंने हमें कॉल करके कहा कि राहुल भाई आपने काफ़ी रियल लाइफ कैरेक्टर्स या रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर्स किए हैं। तो मेरा ध्यान, मतलब फिर मैंने थोड़ा इस बारे में सोचा कि हाँ, कि ये तो हैं। तो ही सेड कि उस बारे में कुछ शेयर करो। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई देखो, ज्ञान बांटने वाला तो मैं कोई हूँ नहीं, हाँ अनुभव बांट सकता हूँ। एंड इफ़ दैट मेक्स एनीथिंग, आई मीन इफ़ दैट मेक्स फॉर एनीथिंग पॉजिटिव, कुछ भी सकारात्मक मेरे अनुभव बांटने से होता है तो नाइस, आई विल बी हैप्पी। So it began with the first film itself, पहली मूवी जो रिलीज़ हुई, मतलब पहली फिल्म तो आते ही एक मिली थी, वो रुक सी गई और बंद हो गई। फिर कुछ साल, 1-2 साल एडवर्टिजमेंट्स टीवी पे, शॉर्ट फिल्म्स, 1 hour फिल्म्स वो किए। फिर ये जो फिल्म है, फिल्म कॉल्ड जुबैदा, विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, आई वुड से, मिस्टर श्याम बेनेगल, जो सच्चाई को एंटरटेनमेंट में ढाल के दिखाने के मास्टर हैं। ट्रूथफुल पैरेलल जो सिनेमा होता है उसको, बिकॉज मैंने एक बार श्याम बाबू से पूछा था, मैंने कहा सर पर्पस ऑफ सिनेमा क्या है, बिकॉज और श्याम बेनेगल साहब की जो एक इमेज है, बुद्धिजीवी हैं, जेन्युइन बुद्धिजीवी हैं, और तो वो एक आर्ट सिनेमा या पैरेलल सिनेमा मेकर की इमेज है, द पॉपुलर इमेज। तो मैंने कहा सर व्हाट इज़ द प्राइम पर्पस? ही सेड बेटा प्राइम पर्पस इज एंटरटेनमेंट, एंड ही सेड एंटरटेनमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट लाफिंग, इट इज entertaining the viewer, and how well you keep your viewer engrossed with different kinds of stories and different kinds of characters, and your take on it as a writer, director, producer, because ये तीन ही जो हैं वो नींव होते हैं फिल्म की। ये मनोरंजन है, मनोरंजन के साथ साथ आप क्या कहना चाहते हैं वो साथ में आना चाहिए। सो ये एक तरह से मैंने एक गांठ लगा ली। आई केप्ट दिस इन माई माइंड दैट यस, message is good, but message can be wrapped inside the foil of entertainment. So the first film was Zubaida, and as we all know, and those who don't, I'll share now, that yes, it's based on a true story. In fact, I can't say loosely based also, because काफ़ी काम किया जो लेखक थे उस कहानी के, मिस्टर खालिद मोहम्मद, उनकी लिखी हुई कहानी है। एंड महाराजा हनुमंत सिंह जी के दौर की कहानी है, जब हिंदुस्तान का रिपब्लिक बन रहा था उस टाइम पे। और जस्ट सेक, घर है तो लोग आते जाते रहते हैं, बट ठीक है, दिस इज़ व्हाट इज़ नॉर्मल ऑल्सो। तो हिंदुस्तान का जब रिपब्लिक बन रहा था उस दौर की कहानी है, 1940s का एंड और 50s का बिगिनिंग।
तो महाराजा हनुमंत सिंह जी के जोधपुर महाराजा साहब, मारवाड़ के जो राजा साहब हैं, उनके जीवन का एक प्रसंग एंड हाउ दिस चाइल्ड लाइक प्योर हार्टेड simple girl, you know, how she fell in love with him and the whole story after that. So उसका इन्हें of course cinematic adaptation करना था. So the director, the writer, everybody went, they did it properly, they took the royal family's permission, उनको inform भी किया कि भाई ऐसा ऐसा है और हम ये फिल्म बनाना चाह रहे हैं. So it was a proper, जिस तरह से एक adaptation एक जिम्मेदार फिल्म मेकर करता है, उस तरह से किया गया. खैर हमें तो ये सब बाद में पता चला. आई जस्ट अप्रोच हिम एज एन एक्टर. आई सेड सर यू आर मेकिंग दिस फिल्म एंड इट्स सेट इन राजस्थान एंड यू नो आई नो ऐसा हुआ वैसा हुआ. ही सेड देखो सब कुछ एग्जैक्ट वो नहीं है जो हिस्ट्री है या जो तुमने सुना. एक सिनेमैटिक अडेप्टेशन नाम की चीज़ होती है. डायरेक्टर साहब मुझे बोले. मैंने कहा हाँ जो भी है, बट बेसिक कहानी तो मुझे पता है ना, और मैं तो इतना अच्छे से जानता हूँ, मैं तो वहाँ से हूँ. मैं अपने जो एक्टर अपने आप को एक बेचने की एक कोशिश होती है वो करी. तो ही सेड हाँ ठीक है, क्या एक रीडिंग करके सुनाओ. मैंने कहा हाँ सर सुना देंगे. ही सेड पर मैंने पहले तो आपका कभी कोई काम देखा नहीं. तो मैं पीछे पड़ गया. मैंने कहा सर इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो आपके दरवाजे पे हर हफ्ते आ जाता हूँ. मैं कहता हूँ कभी आप या तो ऑडिशन ले लो या कोई टेस्ट ले लो या कोई रीडिंग करवा लो या मुझे बोलो, मैं कोई सीन रिकॉर्ड करके देता हूँ. मैंने इनफैक्ट एक शो रील भी छोड़ी, आपने नहीं देखी तो मैं क्या करूँ. तो ही वॉज वेरी स्वीट. ही सेड ठीक है शांत हो जाओ. तो ही सेड क्या सुना है तुमने. मैंने कहा ये कहानी है ऐसी ऐसी है. ही सेड हाँ मोस्टली यू आर क्वाइट यू आर अवेयर. आई सेड हाँ जी मैं हूँ तो सही. आई सेड आई वांट दैट रोल, महाराजा साहब रोल आई नीड. एंड ही सेड आई कांट कास्ट यू बिकॉज यू आर अ किड. एंड दिस वाज वे बैक इन द ईयर 2000. एंड आई सेड सर क्यों. ही सेड लिसन आई कांट कास्ट यू बिकॉज तुम बच्चे हो एंड यू आई कांट कास्ट यू ऑपोजिट the actress I have taken is Rekha and I can't cast you as her husband. तुम बच्चे हो. I said नहीं तो करिश्मा है ना. He said नहीं, the elder queen is Rekha and she's a lady and you're a boy. I said मैं मुँह से लगा लूँगा. So he started laughing and he said नहीं ऐसे नहीं होता है. But anyway, reading करो. And then he said I've cast Manoj Bajpayee for that role. Now Manoj I really admire him. अब ये तो हम बोलने से रहे कि नहीं नहीं वो नहीं हम करेंगे. अरे तो हमारी पहली फिल्म, हम ये बोलें कैसे, और वैसे भी कैसे बोलें. तो ही सेड चिंता मत करो, एक और रोल है, बड़ा प्यारा रोल है, एक रीडिंग करो और उसके बाद देखते हैं. तो ठीक है. तो देयर वी वर, डिड द रीडिंग एंड टिक मार्क लग गया. एंड ही सेड ओके यंग मैन यू आर ऑन एंड वी आर डूइंग दिस फिल्म टुगेदर. तो कुछ कहानियाँ मतलब कुछ किरदार ऐसे होते हैं या कुछ जोन ऐसे होते हैं राजस्थान के अंदर की कहानी, किलों महलों हवेलियों की, थोड़ा बहुत इतिहास और थोड़ा बहुत एक सिनेमैटिक लिबर्टी कहानी को दिखाने की, दर्शाने की. सो आई वाज अवेयर ऑफ दोज थिंग्स. सो इट वाज समटाइम्स इट्स ईजियर फॉर यू टू डू द होमवर्क दैट यू आर गिवन because you know the zone or you have friends who know the zone or you have well-wishers who can introduce you to that zone. और कई बार आपको किरदार ऐसा मिलता है कि जिसका आपको पता ही नहीं, तो फिर आप जाके उसकी ज़्यादा रिसर्च करते हो. तो ये था इस पहली फिल्म का. फिर एक किरदार और जो मुझे याद आता है, इनफैक्ट मैंने एक छोटी सी लिस्ट बना के आकाश जी को भेजी थी ताकि मैं भी ना भूलूँ. फिर श्याम बाबू के साथ में ही, अच्छा जस्ट 1 सेकेंड मैं एक बार ये देख लूँ, यहाँ काफ़ी सारे वो आए हैं. ठीक है चलो, गुड गोइंग, लोग बोर नहीं हो रहे. द वॉइस इज वेरी लो. इज इट लो नाउ? कैन जस्ट समबडी टेल मी, आई मीन कैन जस्ट समबडी टाइप अ मैसेज, एम आई टोटली ऑडिबल? बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा हूं दोस्तों? साफ आवाज आ रही है बिल्कुल? आई डोंट नो, एक दो लोगों ने कहा है कि वॉइस इज लो, तो मुझे डाउट हो रहा है. कोई बताएंगे?
जस्ट अ सेक, एक फ़ोन कर ही लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। Sound. Okay. फिर आई एक और फिल्म, आई थिंक, अरे भाइयों कोई एक ये तो बता दो कि साउंड क्लियर है या नहीं इस वक्त, इज इट क्लियर? खैर ये वीडियो बाद में एडिट होता रहेगा, ये बीच का गैप एडिट हो जाएगा। सो अनदर फिल्म, अनदर रोल दैट आई वाज ऑफर्ड, मोहम्मद जमन कियानी, चीफ ऑफ स्टाफ, आज़ाद हिंद फौज, भारत की पहली सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, कमांडर इन चीफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे उसके। तो आज़ाद हिंद फौज के कमांडिंग के चीफ का रोल करना, तो बेनिगल साहब बना रहे थे और बुलाया मुझे कि ये रोल है। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो था, मैंने कहा यस यस, कियानी हिज जनरल कियानी है, ये तो पार्टीशन के टाइम पे इनकी फैमिली पाकिस्तान चली गई थी, और फिर ये जो मिस्टर बेनिगल सेड यस द करंट चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इज हिज सन। आई सेड ओह ओके, सो आई सेड देन आई हैव टू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ठीक से करना पड़ेगा। ये सेड बिल्कुल। तो मैं ढूंढ ढांड की किताब लाया, आईने करके एक किताब थी, तो कियानी साहब ने ही लिखी थी। फिर रिसर्च करी तो उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया था ज़मन कियानी साहब की, जब वो हिंदुस्तान में थे, जब वो हिंदुस्तानी थे, तो कि ही वॉज अ ग्रेट हॉकी प्लेयर। तो या तो he would have gone into the sports world and pursued a career in hockey, or he would have gone on to become a फौजी। He chose the army, फौजी बने वो। और फिर पूरा वो किस्सा कैसे बर्मा से, बंगाल से बर्मा होते हुए आगे सिंगापुर की तरफ होते हुए कैसे उस फौज ने कहाँ कहाँ मुश्किलें झेली, कहाँ पे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाए गए थे, वो पूरा पढ़ा किया। उनकी एक तस्वीर थी, उसी को देख करके उसी के सामने वैसे खड़े रहता था। और ज़्यादा कुछ फुटेज तो था नहीं मेरे पास, कुछ दूसरों का लिखा हुआ, कुछ इनका खुद का लिखा हुआ। तो ऑल आई हैड वाज दैट बुक एंड डिड अ लॉट ऑफ होमवर्क, क्योंकि उस टाइम आई वाज क्वाइट थिक एंड मस्कुलर, तो भाग भाग के वेट कम किया, जो भी मसल मास कम किया उनके जैसा दिखने के लिए। और आई थिंक मेरे पास एक तस्वीर है कुछ दिनों पहले कहीं से, तो हाँ मेरे फ्रेंड्स की कोई ग्रुप में डाली गई थी फ़ोटो वो, और मैं आई कैन शेयर इट विद यू, यहाँ पे दिख सकती है शायद वो, हाँ ये है। आई डोंट नो यहाँ कितनी क्लियर वो दिख रही है, बट वो वन सेक, दिस इज a photograph. So अब इस तस्वीर के सामने जो बुक थी उसी को देखते रहते, पढ़ते रहते, और तैयारी तो पूरी करी। नाउ मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, एंड इन फील्ड ऑफ सिनेमा मैन प्रपोजेस, ऑडियंस डिस्पोजेस। तो द फिल्म ऑफ कोर्स इट डिड नॉट रियली डू वेल कमर्शियली, वी ऑल नो इट, एंड फैक्ट होता है, उसको फेस करना चाहिए। तो मुझे दुख भी हुआ कि इतनी मेहनत करी और फिल्म बहुत लंबी बनी, तो ऑब्वियसली उसको फिर एडिट करके पर्दे पे आप 2.5-3 घंटे के अंदर निपटाने की कोशिश करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, एवरीबॉडी गिव्स हिज बेस्ट, एंड ठीक है, नहीं चलती। पर जो हमारे फिल्म के राइटर्स थे वो दे वर इन टच विद वेरियस पीपल, जहाँ जहाँ नेताजी गए थे उन जगहों पर दे वर इन टच विद वेरियस पीपल टू कलेक्ट डेटा सो दैट दे वुड प्रिपेयर ऑथेंटिक स्क्रिप्ट। Similarly, they also were in touch with some people in Pakistan.
एंड दे गॉट फीडबैक एंड दे सेड कि उनकी फैमिली ने कहा है और उनके पुत्र यानी कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी ने कहा है और उनके बेटे उन्होंने कहा है कि आपको देख के उनको लगा कि बिल्कुल जैसे उनके अब्बा को देख रहे हैं। और मैं अब क्या बोलूँ, आँख में आंसू थे, क्योंकि एक्टर का काम वही है अपने किरदार को बस उसमें उतर जाना, किरदार में उतर जाना, और उसमें आप अपनी पूरी कोशिश ही कर सकते हो। इट मे साउंड लाइक आई एम प्रेजिंग माई सेल्फ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसा सुकून मिलता है ना जब औलाद ये कह दे कि वो, या घर वाले ये कह दें कि वो अपने पिता या अपने ताऊ या अपने किसी अपने को देख रहे हैं आपके अंदर और डिट्टो देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक। जबकि वो पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान प्रॉबेबली एंड ही वेंट देयर, बट दैट्स अनदर मैटर। आवर स्टोरी वाज प्री इंडिपेंडेंस एंड pre-partition, and that time it was all about getting the force together and fighting for one independent India. So it was a good journey. और एक्टर की यात्रा यही होती है, you try to live as many lives as you can in one life. That's an actor's life. Of course, you live them briefly till the time you're performing them, or if you're performing them continuously, which means either you're doing theatre, or it's a television show or a series, or if it's a film, then you do your homework, you do your scene, आपने shoot किया, खत्म हो गया। टेलीविज़न पे लंबा चलता है, बिकॉज आपको उस किरदार के अंदर जो है उसके साथ बने रहना पड़ता है बहुत लंबे अरसे तक। बट टीवी पे इतने कोई रियलिटी बेस्ड कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा शायद किए नहीं जाते, अनलेस हिस्टोरिकल हो। आमतौर पे एक नॉर्मल स्टोरी को उठा करके कम ही होता है। एनीवे, नाउ कमिंग टू another one again with Mr. Benegal, but many years later, many years later. Of course, Zubaida was 2001, Netaji was 2004, and this was 2013 we were shooting. Of course, I'll come back to the years in between. मैं कोई जंप नहीं मार रहा हूँ। बेनिगल साहब के साथ जो काम किया वो सबसे पहले लिख लिया। 2013 की बात है। All the actors on set were 60 plus, and I was the only kid around there. मैं आ गया तो जो सीनियर एक्टर्स हैं बोले, आओ बेटा, क्या शाम बाबू से मिलने आए हो? तो मैंने कहा नहीं जी, मैं तो कर रहा हूँ ना, वो रोल कर रहा हूँ। बोले कौन सा? मैंने कहा आचार्य जीवट राम कृपलानी। सो दे सेड ओके, यू आर प्लेइंग कृपलानी विद दिस, ये जो टी शर्ट जीन्स में जो तुम आए हो, हमको नहीं पता था कि तुम ये कर रहे हो। मैंने कहा सर वो तो अभी मैं आ गया हूँ। सो देन मिस्टर बेनिगल सेड कि चलो नाउ यू गेट इनटू मेकअप एंड चलो तैयार हो जाओ। सो आई सेड ठीक है। सो आचार्य कृपलानी, हु वाज वाइस चांसलर ऑफ द BHU and also in the prime ministerial elections, when they were choosing, when the Congress or all the people in charge that time of trying to form the government and to find the leader, they voted for Sardar Patel, and they voted for Acharya Kripalani after that. So this is one fact जो मुझे उस टाइम पता चला रिसर्च के टाइम, कि यदि पटेल इनकार करते तो विकल्प आचार्य कृपलानी थे इस देश का PM बनने के। तो ये रिसर्च में पता चला, मैंने कहा अरे वाह, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। हालांकि इतना ज़रूर है दैट माय ग्रैंडफादर वाज अ स्टूडेंट इन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और वो उनके शिष्य रह चुके हैं, मालवीय साहब के और कृपलानी साहब के दोनों के। तो ये एक अच्छा कनेक्शन था। आई मीन इट फेल्ट गुड दैट somebody from my family has learned from him, उनसे सीखें, और आज मैं उनके किरदार को निभा रहा हूँ। तो ये संविधान नाम का एक सीरीज़ था जो राज्यसभा चैनल के लिए किया गया था। तो कृपलानी साहब का किरदार हमने किया, और मज़े की बात ये कि ये थोड़ा सा एक पर्सनल अनुभव है दैट वो पार्लियामेंट हाउस का सेट लगाया था फिल्म सिटी में, एंड वो सेट के अंदर जाके मुझे पता चला कि जो सीट मुझे मिली है वहाँ बैठने के लिए,
तो my mother, she is also been multiple times, she's been a member of parliament. Also, she's considered among the fine poets of the country. So it is that very seat where my mother sits, or she used to sit at that time, because I visited her. I went to the parliament, देखने गया था, तो मुझे मतलब ध्यान है कि वो हाँ बस लगभग उसी जगह बैठती हैं. तो व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस कि मैं वहाँ बैठा था, और जो भाषण या जो भी एक इंडिपेंडेंस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सबके अपने अपने जो टेक्स थे, तो वो भी मैंने जो दिया, तो सिटिंग वेयर शी सिट्स आई गेव दैट स्पीच, फेल्ट रियली लवली. एंड ऑफ कोर्स ये कृपलानी साहब के बारे में और कई सारी चीज़ें जानने को मिली कि भारतीय किसान मजदूर संघ फिर उन्होंने बनाया अलग होकर के, जब उनकी विचारधारा उनके साथियों से, बाकी साथियों से नहीं मिली. ग्रेट मैन, वाकई जीवट था उनके अंदर, जीवट राम जी के अंदर. अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार किरदार था, एक सेकंड, यहाँ भी हेलो 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 आए जा रहे हैं. हाँ, एक बड़ा मज़ेदार किरदार था विक्रांत मौर्य. ये एक 24 नामक टीवी सीरीज़ बन रहा था इंडिया में, जो कि उस वक्त अमेरिका का नंबर 1 थ्रिलर शो था. तो उसके रीमेक राइट्स लेकर के इंडिया में इस शो को बनाया जा रहा था. मैं बार बार पूछ तो लूँ कम से कम, एम आई क्लियर, ऑडिबल, मेरी आवाज़ बराबर सुनाई दे रही सबको? कोई जवाब दो भाई प्लीज़. खैर, एक सेकेंड, लोगों को क्या लग रहा है कि मैं अपने पेज पे जाऊं और बोलूं. अब वो मामला ये है कि ये यहाँ पे मैं भारतीय चित्र साधना के पेज पे हूँ, जबकि मैंने अपने पेज पे शेयर किया था. खैर, ये इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे होने का, या खैर इसका कुछ नहीं हो सकता. अब हम बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं. वेल, तो 24, अब जैसा कि सबको पता है, ये भी था तो फिक्शन, पर इसको जब आप अमेरिका से इंडिया लाते हो, और इतना इतना बड़ा ये शो है, इतना फेमस है और इतना सक्सेसफुल है, तो ऑब्वियसली इंडियन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल कॉन्टेक्स्ट में उसको सेट करना पड़ता है, ताकि मनोरंजन के अलावा लोग कहीं कुछ रिलेट भी तो करें. तो ऐसा कहा गया कि वो जो शो है और उसके कैरेक्टर्स हैं, वो रियलिटी में कुछ पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के किरदारों से मिलते जुलते हैं. तो उसमें जो एक बड़ा ही रोचक, वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी shrewd, शार्प एंड क्या बोलते हैं, ग्रे, क्योंकि वाइट और ब्लैक नहीं, किरदार एक्चुअली मज़ा तभी आता है जब उसके ग्रे लेयर्स निकल के आते हैं. हम सब थोड़े अच्छे भी हैं, थोड़े बुरे भी हैं, जगह देख करके या सिचुएशन देख करके. तो उसको उस तरह से डायरेक्टर ने, राइटर ने एक्सप्लोर करना चाहा. उस किरदार को क्या, आई थिंक उस शो में सभी किरदारों को. तो मुझे कहा भी लोगों ने कि डोंट यू थिंक दिस इज़ बेस्ड ऑन दैट फेलो हु इज दिस गाइज ब्रदर, दैट गाइज ब्रदर इन लॉ, दैट फेलो सन इन लॉ, और यू नो. मैंने कहा खैर, अब जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वाई टेक नेम्स, है ना. बट इट वॉज रियल गुड फन. बट ऐसे टाइम पे क्या होता है, आप एग्जैक्टली उसके ऊपर बेस नहीं करते कैरेक्टर को. आपको डायरेक्टर ब्रीफ दे देता है कि भाई मैं मोटा मोटा इस तरह से इसको बेस कर रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग, इस तरह से इस शो को इस तरह करूँगा, और आपका जो कैरेक्टर है वो इतना ऐसा ऐसा है और इस पे आधारित है, लूजली बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर. उस पर आप अपना बिल्ड कीजिए, आपको और क्या लगता है. तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप एज एन एक्टर, एक तो अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप भगत सिंह जी का रोल कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी इमेजिनेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनके जीवन में घटित हुआ वही आप करेंगे, या जो आपको पूरा रिसर्च करके बताया गया वही आप करेंगे, और उसके अलावा आप अपनी भी रिसर्च करेंगे और उसको एज रियल एज पॉसिबल करेंगे.
क्योंकि भगत सिंह जी की तस्वीर जो है हम सब के सिर्फ किताबों में नहीं, टेक्स्ट बुक्स में नहीं, शायद घरों में भी है और दिलों में तो है ही। तो इस तरह के जो किरदार हैं जिन्होंने देश के लिए मर मिटे, या जो जिन्होंने हमेशा मातृभूमि को खुद से ऊपर समझा, तो वी लुक अप टू सच कैरेक्टर्स। तो उनको निभाने का एक अलग आनंद है और उनके ऊपर मटेरियल भी बहुत अवेलेबल है। कुछ ऐसे भी हैं जो ग्रेट हीरोज ऑफ द कंट्री रहे हैं बट अनसंग हीरोज रहे हैं, उनके ऊपर कम मटेरियल अवेलेबल है, बिकॉज ग्रेटनेस एंड फेम हैव नथिंग टू डू, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। फेम अलग चीज़ है, ग्रेटनेस अलग चीज़ है। समटाइम्स great men become famous, sometimes famous men, I mean, famous men, really famous men are not that great, but they're famous, not popular. Famous or popular में फर्क। I mean, Hitler was famous, but I don't think we can call him popular. So, खैर, तो जब आपके पास काफ़ी मटेरियल होता है तो आसानी होती है, और जब नहीं होता है तो आप जाके रिसर्च करते हो। और इनफैक्ट मटेरियल हो या ना हो, रिसर्च का अपना मज़ा है। वही तो एक्टर की यात्रा है कि ठीक है, दिस इज़ माई जर्नी नाउ, दिस इज़ द कैरेक्टर आई एम प्रिपेयरिंग, तो इसको मैं इस तरह करूँ और डायरेक्टर के सामने जो भी ऑप्शंस हैं वो रख दूँ कि सर देख लीजिए, इसको ऐसे करें, ये रास्ता पकड़ें, ये पकड़ें या वो पकड़ें, आप बताइए कौन सा पकड़ें। तो 24 वॉज अ नाइस, एंटरटेनिंग, मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस था। और फिर बड़ा रीसेंट एक एग्ज़ाम्पल है जो कि मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है और उसको करने में मुश्किल भी हुई और मज़ा भी आया। बतौर एक्टर मज़ा आया, बतौर इंसान मुश्किल हुई। और वो एक फ़िल्म है जो आई थिंक हर हफ्ते उसको टेलीविज़न पर दिखा देते हैं, अभी 3 साल से लगातार दिखाए जा रहे हैं, जो कि अच्छा है, क्योंकि जो कम काम करते हैं लोग, चूज़ी एक्टर्स, वो अगर उनकी फ़िल्में इस तरह दिखाते रहें, हम जैसे लोग, तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि चलो दर्शकों के लिए, जिनके मनोरंजन के लिए आप काम कर रहे हो, उनकी मेमोरी में, उनकी आंखों में ज़िंदा तो हो। एंड दिस इज़ अ फिल्म कॉल्ड द गाज़ी अटैक। तो एक दिन एक कॉल आया कि एक फ़िल्म है, इंडिया में इस तरह की फ़िल्म कभी बनी नहीं। ये अभी फिर किसी का आया, द वॉइस इज़ वेरी लो। तो मैं ये हटाता हूँ और देखते हैं। Is the voice clear now? Is it better now? Right. I'll just take it really high. So, इन लोगों ने कहा कि इस तरह की फिल्म हिंदुस्तान में बनी नहीं है और इसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त रोल है, एक तरह से शीर्षक भूमिका कह लीजिए, टाइटल रोल कह लीजिए। सबमरीन वॉरफेयर पे पहली फिल्म है इंडिया में, नया डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है दक्षिण भारत में, तेलुगु सिनेमा में। वो इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल तीनों भाषाओं में बना रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं मिलना चाहूँगा, और क्यों नहीं। एंड दे सेड इट्स वॉरफेयर, सबमरीन वॉरफेयर। सो आई सेड ओके ग्रेट, I'll go and do it। वो ऑलरेडी किसी को फाइनल कर चुके थे प्रोड्यूसर्स पहले, बट डायरेक्टर संकल्प रेड्डी, उनका एक तरह से कन्विक्शन नहीं था जिसको भी उन्होंने किया था। आई मीन आई बिलीव दे टोल्ड मी इट वाज सम बिग स्टार, somebody, I don't know, but Sankalp was not convinced about him looking or being the part, the role. साउंड इज वेरी लो, अभी तक मुझे ये कंप्लेन आ रही है। मैं एक और देखिए कुछ कोशिश करता हूं, 1 सेकेंड में। इज इट बेटर नाउ? बिकॉज एक ये हॉल है जिसको मैंने खाली तो करवा दिया, उसका कोना पकड़ के बैठ गया हूं और कंप्यूटर की वॉल्यूम फुल पे है, लेकिन इसके बाद भी अगर साउंड नहीं आ रही है तो अफसोस। चलो गुड, आई थिंक थोड़ा बहुत ठीक है। सो हम गए, डायरेक्टर से मिले, कमरे में घुसे, तो जो उनकी हमारे बारे में एक धारणा थी, जो उन्होंने सोचा था कि हाँ ये बिल्कुल सही होगा इस रोल के लिए, वो थोड़ा सा उनको लगा। उन्होंने कहा आप तो राहुल, आप तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन और जेंटलमैन आदमी हैं। तो मैंने कहा आप चाहते क्या हैं, क्या मैं मतलब बंदूक लेके इस कमरे में घुसूं
तब आप मानेंगे, एक दो फायर करूं आपके ऊपर। तो ये थोड़ा बहुत हमारे बीच में मजाक हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बट इट्स जस्ट आई डेंट थिंक यू वुड बी लाइक दिस, दिस इज अ वेरी मेनिसिंग, वेरी डेंजरस, डेडली कैरेक्टर। मैंने कहा दैट आई विल पुट सम ट्रस्ट इन मी। जब यहाँ तक बुलाया है तो देखते हैं आगे क्या होता है। एंड वी डिड अ काइंड ऑफ अ रीडिंग एंड ठीक है, फिर हम अपने होमवर्क पे लगे। सो थ्रू सम कॉन्टैक्ट्स इन द आर्मी, देन इन द नेवी, आई टुक परमिशन, हाथ वाथ जोड़ के मैंने कुछ नेवल ऑफिसर्स को, और एक हमारे आर्मी में एक फ्रेंड हैं, सीनियर हैं, उनको हाथ जोड़े। फिर उन्होंने नेवी में किसी को कहा। फिर वहाँ जा कर के पहली बार सबमरीन को देखा। मैंने कहा मुझे अगर सबमरीन में इतना कंफर्टेबली घूमना है लाइक अ किंग, एज इफ आई नो एवरीथिंग अबाउट अ सबमरीन, मुझे कुछ दिन आप लोगों के साथ बिताने पड़ेंगे। एंड दे वर वेरी काइंड। उन्होंने मुझे आने दिया, मुझे अपना होमवर्क करने दिया। उनके रूल्स रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट थे कि भाई तस्वीरें नहीं ली जाएंगी और ये सोशल मीडिया वगैरह पे नहीं बांटी जाएंगी, सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती। मैंने कहा बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट ऑल दैट, मैं इंसान ठीक ठाक हूँ और क्या कहते हैं देशभक्त हिंदुस्तानी हूँ, तो आप फिक्र ना करें। सो दे टुक मी ऑन बोर्ड। अच्छे से सबमरीन को, अब जितने कम समय में ज़्यादा कम से कम परफॉर्मेंस के हिसाब से समझ सकते हो, वो अलग चीज़ है। अपन हम क्या कहते हैं, कोई नेवल ऑफिसर तो है नहीं जो गहराई से जानेंगे, बट किरदार को निभाने के लिए जितना जितना अनुभव इकट्ठा कर सकता था, सबमरीन में रह के किया, सबमरीन के ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करके किया। एंड द इंडियन नेवी ऑफिसर्स एंड द अदर क्रू वर वेरी काइंड टू मी। एंड अच्छे से उन्होंने समझाया, सिखाया। और इनकी शूट तो शुरू भी हो गई थी, तो बाकी लोग उनको पूछने भी लगे कि वो राहुल सिंह का शूट कब से कर रहे हो। तो डायरेक्टर ने उनको कहा कि ही इज़ विद द इंडियन नेवी, सो ही इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर हिज रोल, एंड व्हेन ही कम्स आउट, व्हेन ही इज आउट ऑफ द सबमरीन, तब उनसे फिर कोऑर्डिनेट करके और फिर एक साथ ही पूरा चंक शूट कर लेंगे। सो काफ़ी खुश थे वो मेहनत से। और एक एक्टर को और क्या चाहिए, एक्टर का कप्तान होता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। तो अगर आपके कैप्टन खुश हैं और आप उस टीम के प्लेयर हो और आप अच्छे से खेल रहे हो और उनकी उम्मीदों की हर कसौटी पे खरे उतर रहे हो, तो वहीं आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। अभी साउंड ठीक है ना? हाँ चलो गुड। सो इसकी तैयारी करी और शूट भी किया, लेकिन मन ही मन बहुत ख़राब लगा, क्योंकि जो भी है आप एंटी इंडिया बोल रहे हो। एंटी इंडिया बोलना मतलब मैं क्या कहूँ, हम तो भाई सच्चे देशभक्त हैं, तो ख़राब लगे मन ही मन। लेकिन अब इसकी भरपाई कैसे करें? तो शूट के बाद फिल्म के प्रमोशंस के दौरान कुछ सूझा मुझे, तो अपने वतन को एज अ कैरेक्टर ऑफ एज एन एनिमी कैरेक्टर, जो भी भला बुरा कहा उसकी भरपाई तो कहीं से करनी थी। तो एक कविता लिखी, जो कि मैंने इन लोगों को कहा भी कि आप प्रमोशंस के दौरान उसे यूज़ कीजिए। और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं ये बात कहूँगा, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य वो नहीं है। आई डोंट मीन टू offend anybody who must have taken these decisions to not show this poem. Now the producers had approached Mr. Bachchan and he gave the voice over for this film. अब एक वॉइस ओवर ठीक है, हो गया, दे दिया, खत्म हो गया, फिल्म आई चली गई, ठीक है। लेकिन इसी आवाज़ में, और आवाज़ मतलब इंडियन सिनेमा की आवाज़, अमिताभ बच्चन की आवाज़ जिसको कहते हैं, अगर उस आवाज़ में ये कविता रिकॉर्ड कर लेते ये लोग और उस कविता के ऊपर एक प्रोमो काटते और एक प्रमोशन में इसको यूज़ करते। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी है, नहीं, लेकिन ये बड़े दिल से निकली थी और फिल्म के लिए लिखी है। उस कविता में तो ये कहीं नहीं गूंज रहा कि ये मेरी कविता है, बस एक कविता है। तो अगर वो ये कर लेते तो आई थिंक कविता अमर हो जाती और फिल्म का इम्पैक्ट भी कहीं थोड़ा सा और तो पड़ता। तो चलिए आज मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। भारत की बदौलत बना पाकिस्तान, टुकड़ा है हिंद का इसका हर एक हिस्सा। सुनी होगी उसकी हार की कहानियां, लो सुनो अपनी सबसे कठिन जीत का किस्सा। देखा नहीं दुनिया ने इससे बड़ा मजाक, नापाक हरकतें फिर भी कहना खुद को पाक।
कुचले गए जमीन और आसमां की जंग में, पानी में भी किया है पाक को हमने राख। पड़ोसी प्यार से रहते हैं, समझो बात है जरा सी, क्यों होना और करना परेशान याद करके माजी। छेड़ी न कभी जंग, छेड़ी न कभी जंग, पर हम जीते हर बाजी। परवाज हो, जहाज हो या आबदोज गाजी। ये कविता लिखने के बाद मुझे कहीं शांति मिली कि मैंने चलो अपने देश को भला बुरा कहने, भले ही किरदार के रूप में ही सही, भले ही पर्दे पे ही सही, उसकी भरपाई कहीं से तो करी। एंड ऐसा भी नहीं है कि व्हेन यू प्ले कैरेक्टर और अ सोल्जर ऑफ योर राइवल कंट्री और योर एनिमी कंट्री, वो सोल्जर बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि वो अपने वतन का सिपाही है। ठीक है, एज अ कैरेक्टर वो मेनिसिंग है, वो डेंजरस है, वो अपने साथ वालों को कुछ नहीं समझता, वो उसके कैरेक्टर में और कलर्स भरने वाली बात हो गई। बट बतौर किरदार वो अपने आप में बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि वो अपने वतन का सिपाही है, वो अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, अपने जनरल के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है और अपने देश के लिए लड़ रहा है। अब ठीक है, वो गलत कर रहा है, वो उसको शायद पता नहीं हो, या उसके लोग ही गलत कर रहे हैं, आगे होकर के आक्रमण कर रहे हैं। अगर मतलब उसको अगर ये पता भी है तो वो उस बात को एक्नॉलेज नहीं करेगा कि हम गलत साइड पे हैं, क्योंकि जो गलत होता है वो अपने नज़रिए से सही होता है। वो एक अलग बात है कि यस दे आर रॉन्ग, दे अटैक, आगे होकर के हमला करते हैं, और ऑफ कोर्स हमने जवाब में हमला किया और हमने उनको पराजित करके रवाना कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक सिपाही जो है, जब आप कर रहे हो तो उसका रोल कर रहे हो, तो ही इज़ अ सोल्जर ऑफ हिज कंट्री, तो आपको उसी तरह से पोर्ट्रे करेंगे। आप उसको भला या बुरा सोच के नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में वो कैसा भी हो, बहुत अच्छा आदमी हो शायद या बहुत ही बुरा आदमी हो, उस वक्त तो ड्यूटी कर रहा है, तो यू थिंक ऑफ इट लाइक दैट। और उसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर्स के साथ जो उसके जिस तरह सीन लिखे गए हैं, वो वैसे भी उसके अंदर कलर जो है लेखक और निर्देशक डालते ही हैं, एक्टर को बस उनमें ढलना है, अपने आप को ढालना है मतलब। फिर एक किरदार जिनको I think almost every revolutionary, every freedom fighter and every youth, every young freedom fighter of India of that time and उसके अलावा तब से लेके आज तक 1920s से लेके आज तक, यानी कि 100 साल पूरे होने आए, उनके क्या कहते हैं, उनके टच से या उनके इम्पैक्ट से कोई भी हिंदुस्तान का सच्चा बेटा या बेटी बच के नहीं गया, बच के नहीं निकला। राम प्रसाद बिस्मिल, जी हाँ, द राइटर ऑफ द एंथम ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। स्टार टीवी पे शो बन रहा था चंद्रशेखर आज़ाद साहब के बारे में, 2017 नहीं 18 की बात है। वो लोग शूट कर चुके थे किसी और के साथ बिस्मिल की भूमिका, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब की भूमिका, और किसी कारण से वो जमा नहीं, तो they said कि we have to redo this portion again and find an actor who will do this role and who will justify this role. तो यही मैंने पूछा भी, मैंने कास्टिंग डायरेक्टर को, मैंने कहा मैंने तो सुना वो हो गया है, वो तो शूट कर रहे हो आप लोग। बोले नहीं नहीं, वो हमें ये ब्रीफिंग मिली है तो हमने आपको बुलाया है और एक लुक टेस्ट करना है। वो इतना समय भी नहीं था कि वापस वही हेयर कट, वही बाल और वही मूछें उगाएं। बिकॉज टेलीविज़न में क्या होता है, आप ये फाइनल हुआ और थोड़े दिन बाद ही वो टेलीकास्ट है, इस तरह की चीज़ होती। तो ठीक है, फिर गेटअप वगैरह किया, मुस्टैच लगाई, कपड़े पहने करे, एक लुक टेस्ट सा किया और वो ओके हो गया। तो उसके लिए हमारे पास ज़्यादा होमवर्क के लिए समय भी नहीं बचा था। लेकिन क्योंकि हमने बिस्मिल साहब के बारे में पढ़ रखा था, और सबसे बड़ी बात तो ये कि वही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल की एंथम है कि बिस्मिल साहब की लिखी हुई, ये उनकी रचना, अमर रचना जिसे कहते हैं, आई डोंट थिंक कोई भी इसके
इम्पैक्ट से बच के निकला है, अगर वो सच्चा देशभक्त है तो ये भूमिका हमने करी। काकोरी ट्रेन रॉबरी, बिस्मिल साहब की प्लानिंग, चंद्रशेखर आज़ाद का उनको आकर के ज्वाइन करना, और कैसे एक सुराग जब मिला, एक किसी ने गद्दारी करी तो सारे क्रांतिकारी पकड़े गए। और हाउ भगत सिंह जी also wanted to be a part of this troop of Ram Prasad Bismil, but he was in another part of country, ये अलग पार्ट में थे, और वो जब तक यहाँ पहुँचे तब तक बिस्मिल साहब और बाकी अशफाकुल्ला और बख्शी साहब एंड बनवारी who was actually the key, जिसके कारण सब लोग क्या कहते हैं, अंग्रेज़ इन सबको ढूंढ पाए थे। बहुत सारे किरदार जो थे, काफ़ी सारे किरदार इसमें, मतलब जो सिर्फ जिनके बारे में पढ़ा था तो वो उनके बारे में भी दोबारा से पढ़ने को मिला, सुनने को मिला और सीखने को मिला कि कैसे ये सब प्लानिंग, कैसे उस टाइम पे ये सब कुछ हुआ था। खैर, सो डिड दैट रोल, शॉट फॉर अ मंथ एंड अ हाफ, लिव्ड बिस्मिल साहब टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जैसा कि मैंने कहा, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है और कुछ जिनके बारे में पता लगाना होता है, और दोनों ही सूरतों में जब आप किसी कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो रिविजन नाम की कोई चीज़ होती है। सो यू गो बैक टू व्हाट यू न्यू एंड व्हाट यू हैव टू नाउ गो एंड स्टडी सो दैट यू कैन डू जस्टिस टू इट। अभी एक और कैरेक्टर पे आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट विलन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड सैडली एम्परर ऑफ इंडिया, औरंगजेब। तो ये एक शो था पेशवा बाजीराव, सोनी टीवी पे। तो इन्होंने हमको बुलाया द फर्स्ट पेशवा, बालाजी विश्वनाथ की भूमिका के लिए, उसकी मीटिंग करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने, कास्टिंग डायरेक्टर्स ने। हम गए, तब तक ये फिल्म आ चुकी थी एक, बाजीराव मस्तानी। तो हमने सुना, तो हमने कहा कि ये तो हो चुका है ऑलरेडी। बोले नहीं, वो बाजीराव थे। मैंने कहा नहीं, वो मैं मानता हूँ, बट ये जोन जो है अबाउट प्लेइंग अ पेशवा, और इसके ऊपर में मीडिया में इतना ज़्यादा लिखा जा चुका है, अच्छे से एक्सप्लोर हो तो गया है, तो मैं कुछ और करना चाहूँगा। तो बोले आप क्या करेंगे? मैंने कहा, और ये है आई थिंक 2016-17 की बात है। मैंने कहा कैन आई प्ले, आई मीन आई वांट टू ट्राई, आई वांट टू प्ले औरंगज़ेब। तो दे सेड क्या बात कर रहे हो? औरंगज़ेब की ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव चल रहा था उस समय, ही वॉज 89-90। तो मैंने कहा कि तभी तो इट्स अ चैलेंज, अपनी एज का रोल या अपने से कम का रोल या अपने से थोड़े बड़े का रोल तो कर ही लेंगे ना, कोई भी कर लेगा। मैंने कहा मुझे करने दो प्लीज़। ये कह के मैं चला तो आया, बट वो सीरियसली उन्होंने ले लिया उसको। तो कुछ टाइम तक तो कोई जवाब आया नहीं, फिर अचानक एक दिन आया कि चलो परसों औरंगज़ेब बनना है। मैंने कहा यार पहले बताया तो करो कि मतलब इस तरह की भूमिका करनी है। मैंने कहा व्हाट अ मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर विद सच अ लॉन्ग लाइफ, सच अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड सो मेनी थिंग्स दैट ही डिड इन हिज लाइफ। तो थोड़ा आदमी अपने आप अंदर जैसे कॉफ़ी को घोटते हैं वैसे घोटे तो सही, ताकि तैयारी तो करे कुछ। बट जैसा कि मैंने आपको कहा, टेलीविजन में यू डोंट रियली हैव टू मच टाइम। बट आई हैड अ फैंटास्टिक डायरेक्टर कॉल्ड वैभव मुठा। तो वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, और स्पेशल ऑप्स में आई थिंक ही वाज एसोसिएट, एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग नाउ फिल्म कॉल्ड चाणक्य विद नीरज पांडे एज हिज एसोसिएट डायरेक्टर। बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मेरे लिए सरल कर दी। एंड दिव्य जो डायलॉग राइटर हैं, उनका नाम दिव्य है, उनके लिखे हुए संवाद बड़े अच्छे थे। तो कई बार ये बहुत सारी हेल्प मिल जाती है एक्टर को जब टाइम की मारामारी होती है। सो ठीक है, आई लैंडेड अप, डिड अ लुक टेस्ट एंड ऑल, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ये वो, because of course he was 89 that time. Let me try and see if I can find a photograph somewhere. I think I will. In fact बीच में भी मैं आपको बिस्मिल साहब का भी फ़ोटो दिखाना चाह रहा था, बट इतनी सारी साइड में चीज़ें भी लिखी हुई आ रही हैं,
साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ, बहुत कुछ हो रहा है। और टाइम का भी एक सेकेंड, वेयर इज इट, आई डोंट नो, quite a journey it was. हाँ, दिस इज योर औरंगजेब। मतलब हम खुद को नहीं पहचान पाए। तो लिविंग इट अप, प्लेइंग दैट कैरेक्टर, उसकी आवाज़, उसका अंदाज और उसकी क्रूरता। जब आप किसी इस तरह का किरदार करते हो औरंगज़ेब जैसा, तो आप देखते हो कि मतलब किस हद तक आपने पढ़ा तो है ही अबाउट द क्रूअल्टीज ऑफ द मैन, बट व्हेन यू आर डूइंग इट एज एन एक्टर, ऑफ कोर्स यू आर नॉट क्रूअल, बट वो भावनाओं से जब आप टच में आते हो कि क्या उसने किया होगा और कितना सफ़र किया होगा लोगों ने। वी हैव ग्रेट किंग्स, वी हैड बैड किंग्स, and we've had evil kings, all kinds of kings, and we've had useless kings also. But इतिहास का यही है, कभी कोई आता है गद्दी पे, कभी कोई आता है, और बाकी हिस्ट्री एंड पीपल ऑफ दैट कंट्री दे एंड्योर. बट एनीवे, एज एन एक्टर इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी. अभी कुछ किरदार ऐसे हैं, एक शो बन रहा है, एक सीरीज़ बन रहा है, और उनका एक कॉल आया. दे सेड इट्स अ वॉर बेस्ड सीरीज अगेन. दे सेड लेकिन इस बार आपको हिंदुस्तान की तरफ से लड़ना है. मैंने कहा थैंक गॉड इससे पहले कि स्टैंप लग जाए. सो वो जल्द ही शुरू होगा. आई थिंक लॉकडाउन वगैरह सभी ठीक ठाक हो जाए, कुछ महीने और बीत जाएं, व्हेन एवरीथिंग इज नॉर्मल अगेन. इट इज़ बेस्ड इन कश्मीर एंड लॉन्ग अगो in the 1940s, and I'm playing this great Fauji LP Sen Sahab, who almost solved many problems that would have been solved that time itself अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ाई नहीं होती तो. खैर, history takes its own course and we are helpless before that. आदमी अपना कर्म करता है और बस अच्छे की उम्मीद करता है कि सबके साथ अच्छा हो, सब ठीक हो, that all is well in the country and in the valley again. फिर एक और वॉर बेस्ड शो है, तो 2-3 और चीज़ें इस तरह की हैं जो रियलिटी बेस्ड हैं. तो अब यही है कि उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी शुभकामनाएं मिलेंगी, ताकि और सीरियसली और संजीदगी के साथ और दम लगाकर इन किरदारों को निभा पाऊँ. आई डोंट नो इफ देयर इज एनी, वेट अ मिनट, अभी ठीक है शायद आवाज़. ये कॉल मैं आपके सामने कर लेता हूँ वहाँ पर. हाँ जी, चल तो ठीक रहा है. मैं बिल्कुल आपसे सामने ही बात कर रहा हूँ, ताकि मैंने सबको यही कहा. मैंने कहा ये आप समझ लीजिए कि हम अगर लाइव हैं तो एक साथ सबके साथ उनके ड्राइंग रूम में ही बैठे हैं. तो इसको तो कब तक, कितनी बजे तक इसको जारी रखना है? मैं तो बोलते रहूँगा, लोग बोर नहीं होने चाहिए. जी, हेलो. ओके, हाँ, ओके. आई थिंक I'll just ask. All right. Any questions and anything that I can answer related to this topic, I will be most happy. वरना आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, और भारतीय चित्र साधना ने ये अवसर दिया मुझे कि आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं. भले ही इस वक्त एक तरफा है, लेकिन कम से कम भावनाएं तो हम सब एक साथ शेयर कर ही रहे हैं. तो प्लीज़ बताइए. हेलो. ठीक है. ओके जी, अब मैं चुप हो जाता हूँ. नहीं, बिकॉज वरना क्या है, व्हेन यू आर लुकिंग इनटू कैमरा एंड टॉकिंग ना, यू आर नॉट लुकिंग ऑन द साइड, तो कई बार मिस भी कर जाता है इंसान. तो ये मैं खुला यहाँ इसीलिए सामने बोल रहा हूँ. कोई प्रश्न हो तो प्लीज़, एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क. थैंक यू. हाँ, सुपर. ओके, मैं काट रहा हूँ, फ़ोन काट रहा हूँ. तेरे बिन लादेन, अब ये अपने आप में एक
कॉन्सेप्ट ही कितना कमाल का है कि दुनिया का सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट, उसको लेकर के एक कॉमेडी, या कॉमेडी भी नहीं, एक सटायर सोचा जाए। तो वो अपने आप में अभिषेक शर्मा जो इसके लेखक निर्देशक थे, उन्होंने मुझे कहा भी था कि जिस दिन मैंने ये आइडिया सोचा उस दिन ही मुझे पता था कि ये कुछ तो करेगा ये आइडिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। तो ही कॉल्ड, सॉरी ही डिड नॉट कॉल, आई कॉल्ड हिम। आई गॉट टू नो थ्रू अनदर फ्रेंड दैट अभिषेक, जिनको कि मैं उस टाइम जानता था, इतनी मित्रता तब नहीं थी बट हम जानते थे एक दूसरे को, वो एड लैब्स में काम करते थे। ही वॉज हैंडलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन इन एड लैब्स, मैं अपना एज एन एक्टर एंड अ राइटर आई वॉज वर्किंग इन द इंडस्ट्री। एंड अभिषेक को हमने कॉल किया कि हमने कहा भैया तुम हमको कब से जानते हो, तुम फिल्म बना रहे हो अपनी पहली और हमको कॉल नहीं किया तुमने। तो ही सेड अरे मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी प्लीज़ आ जाओ। सो आई वेंट एंड मेट हिम। तो टाइमिंग ठीक था, मिले जा कर के। एंड ही सेड दिस एंटायर फिल्म इज सेट इन पाकिस्तान। आई सेड ये क्या कर रहा है भाई। ही सेड नहीं पाकिस्तान के अंदर की कहानी है बट इट्स अ नॉर्मल कॉमेडी सटायर काइंड ऑफ फिल्म। मैंने कहा ओके। एंड ही सेड ये कैरेक्टर देखो कि कम्युनिज्म जो कि पाकिस्तान में बैन है, तो ये कम्युनिस्ट है और ऊपर से रेडियो जॉकी है और अपने रेडियो पे बैठ करके कम्युनिज्म का भूपू बजाता रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंफ्यूज्ड किरदार है और साथ के साथ इसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू भी बड़ी कमाल की, क्योंकि रेडियो जॉकी है। तो एक मिमिक्री का शौक जो मुझे स्कूल से हुआ करता था, उसको सही जगह यूज़ कर लिया मैंने। तो आई सेड इफ इज़ रेडियो जॉकी, तो वो तो फिर अलग अलग लोगों की, एक्टर्स की और फेमस पर्सनालिटीज़ की आवाज़ भी निकालता होगा। तो ही सेड हाँ प्लीज़ डू इट। एंड ऑफ कोर्स ऑल आवर इंडियन एक्टर्स आर वेरी नोन एंड पॉपुलर एंड फेमस ओवर देयर अक्रॉस द बॉर्डर। तो दोज पीपल ऑल्सो रिलेट वेरी वेल। तो कभी अमरीश जी की आवाज़, कभी देव साहब की आवाज़, कभी आई थिंक संजीव कुमार साहब की आवाज़। तो कई सारी आवाज़ें निकाली करी, बड़ा मज़ा आया। एंड इट वाज नाइस प्लेइंग स्वीट कॉमिक एंड अ गुड पाकिस्तानी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि उसके बाद गाजी अटैक ऐसी आएगी जिसमें कि हार्ड कोर एंटागनिस्ट एंटी इंडिया पाकिस्तानी करने को ऐसा रोल करने को मिलेगा बाद में। तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के अंदर। इट्स गुड फन प्रिपेयरिंग फॉर इट। हाँ इतना ज़रूर है कि अब उसमें लादेन की आवाज़ निकालनी थी, और क्योंकि मेरी मिमिक्री ठीक ठाक है, पर ऐसा कोई मैं आतंकवादी तो हूँ नहीं और ना आतंकवादियों का सपोर्टर हूँ जो रोज़ बैठ कर के ये सारी इस तरह की स्पीचेस सुने। तो मैं कोई साइबर कैफ़े ढूंढा, मैंने वहाँ गया। तो वहाँ मैं ये ईयरफोन्स लगा के बिन लादेन का वीडियो सुन रहा, और जो अंकल जो कैफ़े चला रहे थे बेचारे, वो टेंशन में आ गए। वो देखें कि ये लादेन के वीडियोस ही क्यों देखे जा रहा है। दो चार जो भी अवेलेबल थे वहाँ पे, जस्ट टू हियर हिज वॉइस, बिकॉज आई डिडंट नो, आई मीन नोबडी नोज व्हाट हाउ लादेन टॉक्स। ऊपर से ही इज़ नॉट स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश और उर्दू, यू नो, मतलब जो भाषाएं हमको पता है वो भी नहीं, उसमें भी नहीं बोल रहे हो। तो हमने साउंड खाली जो है उसका टोन पकड़ने की कोशिश करी। उस चक्कर में उन्होंने पुलिस बुला ली कि ये पता नहीं ये कौन है कि ये यहाँ बैठ के वीडियोस देख रहा। तो फिर वो लोग, ये अंकल तो चश्मा लगा के बैठे थे, इन्होंने पहचाना नहीं हमको। जो पुलिस आई उन्होंने पहचाना, तो वो हंसने लगे। वो बोले क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, वो कैरेक्टर रिसर्च है, मुझे भी बताना नहीं है इसके बारे में बाहर, लेकिन अब आप लोग आ गए हो तो ऑफ कोर्स दे लाफ्ड इट ऑफ। इट वाज अ नाइस फन इवनिंग एंड चाय वगैरह पी के हम लोग अपने अपने घर चले गए। तो एक ये प्रसंग याद आता है उस टाइम की तैयारी का। Okay. It's okay to call Indian film industry as Bollywood? Okay, there's a question. Is it okay to call Indian film industry as Bollywood? No, it's not. I mean, it is so shallow. अब मैं क्या बताऊँ आपको। इट इज़ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मतलब वो हॉलीवुड है, ये बॉलीवुड है, कोई टॉलीवुड है, कोई जॉलीवुड है, ये क्या हो रहा है। अपना खुद का नाम है ना, अपनी खुद की पहचान है ना। तो ये मैं एक्चुअली ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, लोगों का होगा कि शायद इससे अलग,
ठीक है, सबको अपने अपने व्यूज़ मुबारक, देश आज़ाद है, बट बड़ा अजीब लगता है। इट इज़ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोल लो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोल लो, तेलुगु बोल लो, तमिल बोल लो, सब अच्छा काम कर तो रहें। ये मौली टॉली बॉली ये क्या होता है? तो मैं तो बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ, अगर आप मुझे साफ पूछें तो। रिसर्च कितना पार्ट प्ले करती है एक रोल को तैयार करने में? डिपेंड करता है समय कितना मिला, रोल कितना लंबा, और इनफैक्ट लंबा छोटे की बात नहीं है कि रोल कितने टाइम चला, मेरा मतलब हुआ अभी टीवी सीरियल कर रहे हो किसी रियलिटी उसके ऊपर बेस्ड, तो आपकी रिसर्च चलती रहेगी, नई नई चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, कुछ आपके अपने रिसर्च से, कुछ वो जो रोज़ सीन्स आते रहेंगे एपिसोड में, कुछ उन लोगों के माध्यम से, तो इट कीप्स ऑन हैपनिंग, देयर इज़ नो एंड टू दैट, यू नो, बाय डिफ़ॉल्ट रिसर्च है वो, आपको मटेरियल मिलता गया, आपने एक बार किरदार प्रिपेयर कर लिया, फिर आपको आप अचानक सोचोगे अरे अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या इनकी लाइफ में, अच्छा तो आज वो सीन करना है या आज इस तरह का सीन करना है, तो वो टेलीविज़न सीरियल में अलग हो जाता है। और जब थिएटर करते हो तो आप वो होमवर्क फिक्स्ड है आपका, आप वो कर चुके हो, तो वो आपके हर शो में, हर नए शो में जब भी आप शो करते हो स्टेज पे जाकर के, वो आपके काम आता ही है। और ऑफ कोर्स सारा ज्ञान लेके तो कोई पैदा नहीं हुआ, कभी किसी ने किसी ज्ञानी से या किसी ने किसी आदमी से नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आप अपने कैरेक्टर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अगले शो में, अगर उसकी रेलेवेंस है तो। और हाँ, अगर उसकी रेलेवेंस है तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और अगर नहीं है तो ठीक है, इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन। और जहाँ तक सिनेमा या वेब का सवाल है, तो यू डू योर होमवर्क एंड वट एवर टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, योर डायरेक्टर ऑल्सो डज, योर राइटर ऑल्सो डज, तीनों का मिल करके, और फिर एडिटिंग के बाद आपके होमवर्क का कितना हिस्सा रहता है नहीं रहता है, विच इज़ गुड फॉर द फिल्म, वो जो निकल के आता है वो सबकी मेहनत है एक साथ। सो यू जस्ट पुट इन योर बेस्ट, लीव and the public whatever will decide the rest. History is always a problem when it comes to cinematic representation. Yes, that's the point. History is always a problem because people have their own takes on history, you know, and it's tricky because nobody was there at that time when that incident happened. But when you make a film or a TV show or whatever, your point of view can be whatever it is. You cannot deliberately, when you see that people are displeased at certain representation that you are doing, and that representation is also from your own imagination, you know, so that is not done. आप हज़ारों करोड़ों लोगों की भावनाओं को जो आहत करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट गुड। तो इतना अगर आदमी ध्यान रख ले कि ये हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, इसको मैं बना रहा हूँ और फैक्ट और फिक्शन ब्लेंड कर रहा हूँ टू द एक्सटेंट दैट आई एंटरटेन पीपल, एजुकेट पीपल अबाउट हिस्ट्री, ये दोनों काम हो गए, बट आई डू नॉट इरिटेट और हर्ट पीपल अबाउट हिस्ट्री। ये सारे समीकरण बिठाने की बात है किसी निर्देशक या किसी स्टोरी टेलर के लिए। इट्स क्वाइट सिंपल रियली। ओके, नाउ लुकिंग फॉर मोर क्वेश्चंस। यस, रघुनाथ जी आपका क्वेश्चन था, आकाश जी का क्वेश्चन था, फिर variety, okay. Okay, your spelling, okay. But even reality is not tolerated here. We love larger than life. अच्छा, ये कमेंट आया, तो अब रियलिटी क्या थी ये कौन तय करेगा? रियलिटी तो जो उस वक्त हो गई वो बीत गई, और जो रिकॉर्ड्स पे है वो है। कई रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो पब्लिक के सामने लाए गए, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं। मतलब शर्म आनी चाहिए हमें कि सारागढ़ी की लड़ाई के बारे में हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन फ्रांस में इट इज़ पार्ट ऑफ देयर कोर्स। तो आप कौन सी रियलिटी की बात कर रहे हैं? व्हाट रियलिटी? तो फाइनली सम पीपल डिसाइडेड टू मेक दिस फिल्म। आई थिंक कब से कोशिश हो रही थी, ये 21 नाम की एक टीवी सीरीज़ भी आई थी, फिर केसरी नाम की फिल्म भी आई उस कहानी पे। बट आप देखिए इतने हिडन जेम्स कितने सारे हैं। क्या ये लार्जर देन लाइफ नहीं है? इन रियलिटी पीपल लव लार्जर देन लाइफ, वो तो अलग चीज़ है। तो वो तो एक बंदा अपना क्या है
टाइट जैकेट पहन के और अपने मसल्स दिखाते हुए गोदाम में घुस के 100 लोगों को 200 लोगों को मार रहा है, वो है लार्जर देन लाइफ. बट दैट इज़ योर मसाला. बट क्या ये लार्जर देन लाइफ नहीं है कि 21 लोगों ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, 21 शेरों ने 10,000 भेड़ियों का सामना किया. I mean, is it a fair war? You ask me. 21 against 10,000. So there are beautiful, stories from history. And when I say something, it is warrior against warrior is what I'm saying. Do not misunderstand and think that, it is a certain sect of people or a certain community against a certain community or a certain religion against a certain religion. If anybody wants to take my words in that sense, then you better switch off now, because वो तात्पर्य ही नहीं है कहने का, है ना. क्योंकि मैं अल्लाह अकबर और जय श्री राम बराबर ज़ोर से बोलता हूँ, दोनों तरफ मेरे दोस्त हैं. खैर, ये हो गई क्लैरिटी इस बात के ऊपर. बट लार्जर देन लाइफ कहानियाँ हुई हैं ना, रियलिटी में तो हुई हैं, खाली पर्दे पे क्यों. तो अच्छा है कि उनको भी दिखाया जाए. Well, now, what else? Variety. अरे अगर किसी ने अपना क्वेश्चन टाइप किया और मैंने नहीं देखा हो तो भाइयों, बहनों, मित्रों, साथियों, क्षमा चाहता हूँ, दोबारा टाइप कर दें प्लीज़, क्योंकि अब मेरा ध्यान इस पर है, ये जो स्क्रॉल हो रहे हैं कमेंट्स. फिल्म भी रोमांचक, वीरतापूर्ण रही. गाजी अटैक, ये प्रमोद बापट साहब का कुछ है. थैंक यू प्रमोद, गॉड ब्लेस यू भाई. तो अभी कुछ अच्छे किरदार हैं रियलिटी बेस्ड. 2 तो वॉर फिल्म्स समझ लीजिए या वॉर सीरीज समझ लीजिए, उनके बारे में अभी ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, लेकिन रियल ग्रेट सोल्जर्स ऑफ द कंट्री, उनके बारे में है. एक कुछ सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को लेकर के भी है. और एक मैं कर रहा हूँ बड़ा सुर्खियों में 10-12 साल तक ये केस रहा, बहुत सारे इसके मायने भी निकाले गए. तो इट इज़ द पर्सन, द पुलिस ऑफिसर हु क्रैक्स दिस वेरी हाई प्रोफाइल and very famous case in through the last few, I don't know if I should reveal much, but through the last decade and a half समझ लीजिए. तो उसको इंडिपेंडेंटली बना रहे हैं कुछ लोग, और फिर देखेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा. एनी हिस्टोरिकल कैरेक्टर वुड यू लाइक टू प्ले? आकाश आदित्य साहब का ये है. वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन जिनकी छवि को दिल में लेके बड़ा हुआ हूँ, जिनकी भूमि से मैं खुद हूँ, जो हमारे राणा हैं, महाराणा प्रताप, अगर आप सच्ची पूछें तो ये मैं कहना चाहूँगा. विच हिस्टोरिकल कैरेक्टर यू वुड लाइक टू प्ले? दिस इज़ माई आंसर. ड्रीम रोल, अच्छा ड्रीम रोल ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं क्या. लेकिन अगर देखा जाए पिछली सिनेमा हिस्ट्री में, तो एक वाकई एक ड्रीम रोल जिसको ड्रीम रोल आप बोल सकते हो, जो कैरेक्टर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है और क्या उसकी जर्नी है, वो है गाइड, मिस्टर देव आनंद गाइड. दैट इज़ अ रोल टू डाई फॉर. वो किसी भी एक्टर के लिए कमाल है. वो जर्नी, एक स्मॉल टाउन का गाइड, उसकी लव स्टोरी, उसकी लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस, कहाँ से कहाँ जेल पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद निकल कर के संत बन कर के लोगों के लिए अपनी जान दे कर के, मानवता का संदेश दे कर के, वो मतलब जैसे कहते हैं टू बिकम, नॉट जस्ट टू डाई बट टू बिकम वन विद द यूनिवर्स. तो दैट्स अ ग्रेट रोल. वो एक ड्रीम रोल है.
टेल मी अबाउट योर थिएटर एक्सपीरियंस। थिएटर अब ऐसा था कि जब तक कर पाए तभी कर पाए, बिकॉज एक बार सिनेमा की यात्रा शुरू हो गई उसके बाद कर नहीं पाए। हाँ, कुछ लिखा ज़रूर उसके बाद, बट जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रीट थिएटर। कॉलेज में था तब एड्स अवेयरनेस, ड्रग्स अवेयरनेस, डाउरी अवेयरनेस, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, फलाना ये वो, कोई ना कोई सोशल अवेयरनेस का मुद्दा या कोई सोशल ईवल या सामाजिक कोई पुरानी प्रथा जो कि नहीं होनी चाहिए, अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस जगाने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती थी। तो हमारे एक मित्र थे इंद्रनील भट्टाचार्य, वो काफ़ी एक्टिव थे, वो मतलब इन सब से टच में थे। तो कोई ना कोई उनको बोलता था कि ये इस पे तुम्हारा एक थिएटर ग्रुप कोई है कॉलेज में। तो ही सेड हाँ, वो राहुल मेरा दोस्त है, वो लिखता भी अच्छा है और वो स्किट वगैरह भी लिखता है, ही एक्ट्स ऑल्सो। सो इंद्रनील वुड ब्रिंग देम एंड देन वी वुड सिट डाउन एंड आई वुड राइट अ स्किट और लाइक अ स्मॉल प्ले। तो 30-40 नुक्कड़ नाटक अलग अलग मुद्दे पे, अलग अलग विषय पे लिखे होंगे। फुटपाथ पे परफॉर्म किया, स्लम्स में किया, पेवमेंट्स पे, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे किया, और ऐसी भीड़ वाली जगहों में, बहुत सारी जगह खुले में जा जा करके परफॉर्म किया। इनफैक्ट एड्स अवेयरनेस प्लेज हम लोग यूज टू गो एंड परफॉर्म ऑल ओवर द रेड लाइट एरियाज ऑफ मुंबई, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस, वी यूज टू गो एवरीवेयर। तो ये बहुत किया स्ट्रीट थिएटर। उसमें क्या है, अलग किस्म का कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि ठीक है आप स्टेज पे हो, लोग टिकट दे के अंदर आए हैं, so they will at least behave themselves, at least to an extent they will, you know and they are here and you are in front, that's it, or they are on the sides also a little bit and you are in front. Street pe you are covered from all sides, zero security, zero safety, and we had all girls and boys in our group, but फन, एड्रेनलिन रश, जो एक नशा था उस परफॉर्मेंस का, और एक जो भूख, अलग किस्म की भूख थी उस टाइम व्हेन यू आर स्टूडेंट। हालांकि वो बरकरार है, अभी तक है, वो कहीं नहीं गई वो भूख, लेकिन तब वो नई नई लगती थी, और बटरफ्लाइज इन द स्टमक अबाउट नर्वसनेस ऑफ डूइंग वेल। तो अलग मज़ा आता था। कभी गालियाँ दे देते थे लोग, कभी कोई शराबी चल के जा रहा है उसने कुछ फेंक दिया, कभी किसी ने अंडा फेंक दिया, ये भी चलता था। तो अलग अलग रिएक्शंस आते थे लोगों के, और तालियां भी मिलती थी, कभी गालियां भी मिलती थी। बट स्ट्रीट पे यही है, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू एनीथिंग, सो ऑल्सो द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट इन रिटर्न इज ऑल्सो सुपर, इट्स नेक्स्ट लेवल। तो नुक्कड़ नाटक खूब किए, इंटर कॉलेज थिएटर खूब किया, फिर रघुवीर यादव साहब के साथ सीखा, उनके साथ वर्कशॉप्स करी, नसीर साहब के साथ करी, सलीम घोष साहब के साथ खूब करी, उनसे खूब सीखा। और अमेरिकन एम्बेसी के लिए कुछ प्लेस किए थे, USIS के लिए, टोनी पटेल वॉज डायरेक्टर, अलेक पदमसी साहब के साथ, काम किया काफ़ी। ये PSI, लिंटास और एक और 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने मिलकर के वो एड्स अवेयरनेस की एक पूरी मुहिम सी चलाई थी, तो विच स्टूडेंट्स वर पार्ट ऑफ, एंड वी वर पार्ट एज अ थिएटर ग्रुप कॉल्ड जागृत। Just a sec. I think somebody's put on the TV in the house. I'll just. Any other questions, please? And guys, let me know. हम क्वारंटाइन में बैठे हैं, तो देखा जाए तो सही समय अपने पास बच कर कोई फिल्म में आप गलत दिखाते हैं, तो आपको कैसा लगता है? बहुत बड़ी सच है, क्योंकि after all ये फिल्म लाइन से
ट्विस्ट करो, क्योंकि लोगों की मेमोरी फिर वही चला जाता है, और खास यंगस्टर्स की मेमोरी तो ऐसा ही होगा। तो एक पर्सनल जिम्मेदारी की बात है, will make you feel and know that I think if I go around making things difficult myself, and also without hurting anybody, then I think this in a situation like this. फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिली आपको, कब लगा कि मुझे मूवी करनी चाहिए? ये है नीरज शुक्ला जी का प्रश्न। जी ऐसा कुछ है वो पड़ी तो सुनी, तो दोबारा सुनी, वापस चले अगली बार तो लगा, लेकिन सुनी थी तो उसको बट हाँ